हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत स्किल क्वेश्चन बैंक फॉर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। जैसे कि हम पहले भी करते हैं, सेम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 120 क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, 121 से लेकर 30 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी। एक्चुअली संडे को हर किसी को रेस्ट चाहिए, तो सैटरडे को कुछ प्रॉब्लम से क्लास जिसकी वजह से नहीं हो पाई। तो वही क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेली की डेली क्लास होगी 5 बजे, लेकिन संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को लीव रहेगी। और साथ ही साथ जब 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि 130 आज हो जाएंगे, 2 सेशन के बाद मैं क्या करूंगा, 150 क्वेश्चन का पूरा सेट कंबाइन करूंगा। और आप मुझे कमेंट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे भी बताइए कि उन 50 क्वेश्चन को, जो 150 क्वेश्चन है, उनको आप कितने टाइम में कर सकते हो। ठीक है, कितने टाइम में कर सकते हो, आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा। 1 घंटा क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ 30 मिनट में आप उनको कर सकते हो 150 क्वेश्चन, क्योंकि आप डेली रिवीजन कर रहे हो। तो वो मुझे आप बताइए, फिर मैं आपका जो परसों टेस्ट तैयार करूंगा उस हिसाब से कितना टाइम होना चाहिए टेस्ट का। और 1 या 2 घंटे के लिए टेस्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन टेस्ट कभी अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 घंटे का टाइम मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, कि इस टाइम में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मुझे बताइए 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितना टाइम आपको दिया जाना चाहिए 150 क्वेश्चन करने के लिए। और उन क्वेश्चंस के लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि कितना परसेंट आपने स्कोर किया है। तो इसी तरह हम जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सो मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। सो तो अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और रिलैक्स होकर बैठिए। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आप नोट कीजिए अपने बुक में, ताकि आप चीजों को अच्छे से याद रख सकें। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ ए सिलेबस? एक पाठ्यक्रम का कार्य क्या है? तो आपका जो सिलेबस होता है उसका काम क्या होता है, ये तो नॉर्मल सी चीज आपको वैसे पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ द कोर्स गोल एंड लर्निंग आउटकम्स, लिस्टिंग द टॉपिक्स टू बी एड्रेस इन द ईच क्लास सेशन, ग्रेडिंग सिस्टम एंड पॉलिसी, और ऑल ऑफ दिस। तो ये आपने बताना है कि फंक्शन क्या होता है एक सिलेबस का, पाठ्यक्रम का क्या सिलेबस है, सॉरी, पाठ्यक्रम का क्या फंक्शन है। तो जल्दी जल्दी लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, 10 से 15 सेकंड है आपके पास। फिर मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ क्या इसका राइट आंसर आएगा और क्यों आएगा। क्योंकि राइट आंसर आएगा ये तो आप भारत स्किल में भी देख लोगे ना, या फिर राइट आंसर क्या आएगा वो तो आप टेक्स्ट में भी देख चुके होंगे, लेकिन क्यों आएगा वो बताना मेरा फर्ज है। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसका राइट आंसर ये आएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, यानी कि फॉर ऑल ऑफ दीज। ऑप्शंस क्या है आपके पास, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ द कोर्स गोल एंड लर्निंग आउटकम्स। क्या एक सिलेबस का फंक्शन होता है? जी बिल्कुल होता है। बच्चों को बताना कि कोर्स के गोल्स क्या है और लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है। ठीक है, गोल्स और लर्निंग आउटकम्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, देखिए। कोर्स के गोल क्या क्या है? कोर्स एक है, आईटीआई का कोर्स है, ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर, मशीनिस्ट, अलग अलग ट्रेड, आप अपनी अपनी ट्रेड से लेट कर सकते हो। कोई भी एक कोर्स है, 1 साल का, 2 साल का, उसके गोल क्या होंगे? आपको एक स्किल मैन बनाना, एक अच्छा क्राफ्टमैन बनाना। ठीक है, एक अच्छा क्राफ्टमैन बनाना जिसको नॉलेज हो अपनी ट्रेड के बारे में, स्किल्स उसके पास हो, और उसका एक एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ, अगर मैंने 2 साल आईटीआई में ट्रेनिंग ली है तो मेरा एटीट्यूड भी एक ड्राफ्टमैन जैसा होना चाहिए, बिहेवियर मेरा अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरी अच्छी होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग की स्किल्स जो मेरे दी गई है, ट्रेड की स्किल अच्छी होनी चाहिए, ट्रेड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कोर्स गोल हो गए। लर्निंग आउटकम, कितना आपको पता होना चाहिए, कितनी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। लर्निंग आउटकम का मतलब ही यही होता है, अगर कोई डिग्री कर रहा है तो उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है तो कितनी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर कोई आईटीआई कर रहा है तो कितनी उसके पास स्किल होनी चाहिए। क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा के अंदर आपको प्रैक्टिकल वर्क उतना नहीं करवाया जाता है, लेकिन आईटीआई के अंदर आपको पूरा का पूरा हैंड वर्क करवाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। तो ये हो गया लर्निंग आउटकम कि किस डिग्री के बाद, किस कोर्स के बाद कितना आपको ज्ञान होना चाहिए। एनएसक्यूएफ का नाम सुना होगा ना, तो जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में एनएसक्यू की फुल फॉर्म बताइए।
एनएसक्यूएफ की फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा। एनएसक्यू का आपने नाम सुना होगा, लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक जाता है ना। तो उसमें भी क्या है, लर्निंग आउटकम है कि अगर मान लो कोई ट्रेनी है जो आईटीआई पास आउट है, एनएसक्यूएफ लेवल 5 है, तो उसके पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी स्किल होनी चाहिए। लेवल 6 में आप आ गए हो, सीआईटीएस लेवल 6 में है एनएसक्यूएफ में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, नॉलेज भी बढ़ गई, ठीक है, एरिया भी बड़ा हो गया, गेम को आप संभाल सकते हो, तो ये सब चीज होती है। तो मुझे फुल फॉर्म बताइए एनएसक्यूएफ की, सभी ने बताना, किसी एक ने नहीं बताना, सभी बताइए एनएसक्यूएफ की फुल फॉर्म क्या होगी। सेकंड ऑप्शन क्या है, लिस्टिंग द टॉपिक्स टू बी एड्रेस इन द ईच क्लासरूम सेशन। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे हर एक क्लासरूम में, वो फंक्शन होगा सिलेबस का, बिल्कुल होता है। आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे ना, तो वीक वाइज उसमें पूरा लिखा हुआ है कि इस वीक में, फर्स्ट वीक में आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, सेकंड वीक में आपको टूल्स के बारे में बताया जाएगा, थर्ड वीक में सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा, फोर्थ वीक में आपको आपकी ट्रेड से रिलेटेड जो बेसिक चीज है वो बताई जाएगी। ऐसे करते 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 जो टफेस्ट चीज है, टफेस्ट जो सबसे टफ चीज है आपके सिलेबस में, वो सबसे लास्ट में आपको कराई जाएगी। सबसे आसान चीज, बेसिक चीज सबसे पहले, और जो सबसे मुश्किल है वो सबसे लास्ट में। जैसा मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देना चाहूंगा मेरी ट्रेड का, क्योंकि मैं उसे ज्यादा अच्छे से समझता हूँ। ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट वीक में, तो ये तो सबके लिए कॉमन है, फर्स्ट वीक सेकंड वीक, उसमें इंट्रोडक्शन कराया जाता है ट्रेड से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन टू ट्रेड एंड इंस्टीट्यूट, आईटीआई के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या होता है आईटीआई के अंदर, अटेंडेंस कैसे लगती हैं, स्टोर रूम से कैसे आप सामान ले सकते हो, और वर्कशॉप कौन कौन सी होती है। आपको कहेंगे ना कि जाके आप वर्कशॉप देख के आओ। अगर कोई एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होगा ना जो आपको पढ़ा रहा है, अच्छा वोकेशनल इंस्ट्रक्टर होगा, तो आपको कहेगा कि चलो मैं आज तुम्हें दिखा के लेके आता हूँ कौन कौन सी ट्रेड्स है इसके अंदर, ताकि आपको शुरू से पता लग जाए, बाद में ये ना होगा हाँ अच्छा ये ट्रेड भी थी वो भी थी, ठीक है। पूरा टूर करवाया जाता है आपको। उसके बाद सिलेबस के बारे में बताया जाता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले, एक ओवरव्यू सा। उसके बाद जो सेकंड वीक में आते हैं तो थोड़ा ड्राइंग करवाना शुरू कर देते हैं। थर्ड वीक के अंदर आएंगे तो कैसे ड्राइंग बनाते हैं, क्या क्या उसके बाउंड्रीज कैसे लगाते हैं, ये सब चीज, बेसिक चीज। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल आ जाएंगे, बिल्डिंग प्लानिंग आ जाएंगी। उसके बाद रेलवे से रिलेटेड आ गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फंक्शन कैसे हो गए, जॉइंट कैसे बनते हैं, और सबसे लास्ट के अंदर जाके क्या करवाएंगे, सर्वेइंग। ठीक है, आजकल तो पहले ही सर्वेइंग करवाने लगे कि हाँ जो टफ है वो एक सेमेस्टर में आ जाए। सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सर्वे करवाते थे कि हाँ भाई सर्वे थोड़ी टफ है, इसको सबसे लास्ट में करवाया जाए। तो ऐसे होता है। तो फंक्शन क्या है सिलेबस का, कि जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाने हैं उसका पहले ही पता हो कि ये चीज आपको पढ़ाई जानी है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इससे बाहर कुछ पढ़ाना नहीं है, ठीक। थर्ड पॉइंट है ग्रेडिंग सिस्टम एंड पॉलिसी। आप अपना एनएसक्यूएफ का लेवल 5 या लेवल 6 का जो क्वेश्चन बैंक है वो देखोगे ना, सॉरी क्वेश्चन बैंक नहीं, सॉरी गलती हो गई, सिलेबस देखोगे ना अपने अपने ट्रेड का, तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम और पॉलिसी सारी दी हुई है कि क्या ग्रेडिंग सिस्टम है। अगर मान लो अगर आप कितना लिखते हो तो कितने मार्क्स आपको दिए जाने चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो इंटरनल असेसमेंट आपकी इतनी होनी चाहिए, सब कुछ पूरा दिया हुआ है, पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है। एनएसक्यूएफ लेवल 6 का जो है ना सिलेबस है, उसको आप चेक कीजिएगा अपने ट्रेड का पूरा आपको डिटेल दी हुई है कि अगर आपने इतना लिखा है, इतना आपने प्रैक्टिकल वर्क किया, तो इतनी इंटरनल असेसमेंट आपको दी जानी चाहिए। 50 to 70%, 7 to 80, 80 to 90, 90 to 100, पूरा दिया हुआ है। और मैं भी कल की सेशन में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी तो अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो पूरा मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा और आप भी उसको देख सकते हो। तो यही तीनों फंक्शन होते हैं एक सिलेबस के, ठीक। तो ऑल ऑफ दी जिसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following allow instructor to design learning material as per level of thinking and performance। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ इंस्ट्रक्टर टू डिजाइन लर्निंग मटेरियल, इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो इंस्ट्रक्टर को अलाउ करती है कि वो लर्निंग मटेरियल को डिजाइन करे एज पर थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस। थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस किसकी, इंस्ट्रक्टर की? नहीं नहीं नहीं, ये जो थिंकिंग और परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की बात की जा रही है, ठीक है। मैंने कहा था ना कोई भी चीज आप तैयार कर रहे हो, टीचिंग एड तैयार कर रहे हो, तो ऐसे आपने देख लेना है कि वो किसके लिए तैयार कर रहे हो, क्या वो डिग्री वाले के लिए कर रहे हो, क्या वो आईटीआई वाले के लिए कर रहे हो, या डिप्लोमा वाले कर रहे हो, या फिर आप
और किसी और के लिए कर रहे हो, तो वो सब चीज। तो ऑप्शंस आपके पास ARCS, एडी, ब्लूम्स, ISD। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 ARCS, ऑप्शन नंबर 2 एडी, ऑप्शन नंबर 3 ब्लूम्स, ऑप्शन नंबर 4 ISD। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? जल्दी से मुझे लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, क्या इसका राइट आंसर आएगा? ओके, तो देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे कल ही ध्यान आई कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो स्टूडेंट्स है काफी, उनका अभी एडमिशन हुआ है, कुछ ज्यादा कॉलेज से इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया, ट्रेनिंग ऑफिस से इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए वैसे तो ये पर्सनैलिटी की बात है, ठीक है, पर्सनैलिटी के लेसन रिलेटेड है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। आप सबने देखा होगा कि जो कारपेंटर है या फिर जो इलेक्ट्रिशियन है, उनके कानों के ऊपर ना एक वो पेंसिल लगा रहता है ना, पेन लगा रहता है। या फिर कोई डॉक्टर है, तो उनके पास ऐसे उपकरण रहता है, क्या तो वो हार्ट बीट चेक कर सके, है ना। इंस्ट्रूमेंट का नाम तो याद मुझे नहीं आ रहा, लेकिन वो हार्ट बीट चेक कर सके या फिर जो फीवर है वो वगैरह चेक कर सके, तो ये सब पहचान होती है। तो इससे पता चलता है कि वो क्या है, एक डॉक्टर है, एक कारपेंटर है, एक इलेक्ट्रिशियन है। तो सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। अभी आप CITS पास करने के बाद एक इंस्ट्रक्टर बन जाओगे, ठीक है, भले ITI में जॉब मिले ना मिले, प्राइवेट में गवर्नमेंट मिले ना मिले, इंस्ट्रक्टर तो बन जाओगे ना, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बन जाओगे। तो एक इंस्ट्रक्टर की पहचान क्या होती है? एक इंस्ट्रक्टर की पहचान होती है पेन। एक टीचर की, एक अध्यापक की, एक लेक्चरर की एक ही पहचान होती है, पेन। ठीक है, पेन आपकी जेब में होना चाहिए, जो ऊपर वाली जेब होती है बॉयज के पास, वो हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, गर्ल्स के पास भी पेन रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि ये ना हो, अगर मान लो आप कहीं भी साइन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको किसी से पेन ना मांगना पड़े। अगर मान लो आपकी जेब में, ऊपर वाली जेब जो होती है, वहां पे पेन लगा हुआ है, या फिर आपकी जो शर्ट है उसमें पेन लगा हुआ है, तो एक पहचान होती है कि यहाँ ये टीचर है। ठीक है, पेन वही रखते हैं जो टीचर होते हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं चीजें। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, हमेशा एक पेन अपने साथ रखना है। ठीक। दूसरी चीज, एक लेसन प्लान तैयार कीजिए अपने लिए, ठीक है, किसी के लिए नहीं, किसी टीचर के लिए नहीं करना। अपने लेसन प्लान तैयार कीजिए एक पेज के ऊपर। ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऐसे रिव्यू करना है, ये मेरा मोटिवेशन है, ये पूरा लेसन प्लान हो गया, और इसके ये क्वेश्चंस हो गए, और टेस्ट के अंदर ये देना है। हमेशा एक लेसन प्लान एक A4 पेज पे आप तैयार रखिए, आगे पीछे उसको लिख लीजिए। एक ही पेज होना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक पेज हो गया, उस पर पूरा लेसन प्लान तैयार किया, अपने वॉलेट के अंदर रखिए, अपने साथ रखे हमेशा। ठीक है, गर्ल्स अपने पर्स में रख सकते हैं, बॉयज अपने वॉलेट में रख लेंगे, जेब में रख लेंगे, कहीं भी। बात यह है कि हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हो, मान लो ITI कॉलेज के अंदर भी हो, ठीक है, आप कॉलेज में बैठे हो NSTI के अंदर, आपको कह दिया कि आओ भैया थोड़ा पढ़ाओ, क्योंकि ना क्लास थोड़ा फ्री है, आप पढ़ाइए। अगर आपके पास लेसन प्लान नहीं होगा तो आप क्या पढ़ाओगे? अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे ना। तो लेसन प्लान हमेशा अपने पास रखना। अगर मान लो आप ITI पास आउट हो गए, उसके बाद अपनी पुरानी ITI के अंदर जा रहे हो, अपने पुराने टीचर से मिलके, वो कह देंगे भाई CTI कर ली, इंस्ट्रक्टर बन के थोड़ा हमारा ही फायदा करो, बच्चों को एक लेसन पढ़ा दो। तो अगर लेसन प्लान पहले ही आपके पास होगा तो आप पढ़ा पाओगे ना अच्छे से। ठीक। तो यही सब चीज, तो हमेशा लेसन प्लान अपने पास रखना है, पेन हमेशा अपने पास रखना है, इंस्ट्रक्टर की पहचान होती है ये। ठीक। सो आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एडी। एडी क्या होता है? एडी एक ऐसा मॉडल होता है जो अलाउ करता है इंस्ट्रक्टर को, जो टीचिंग एड है उनको डिजाइन करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, इसमें 5 स्टेप होते हैं, ये भी याद रखिए, लिख लीजिए, 5 स्टेप होते हैं। एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट। मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोलिए मेरे साथ, एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट। एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, इवेल्युएट। ठीक। एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट। 5 बार रिपीट किया, इसको अच्छे से याद रखना, आप कहीं भी धोखा नहीं खाना है। A for एनालाइज, उसके बाद क्या है, D है डिजाइन, सेकंड D का मतलब डेवलप, I का मतलब इम्प्लीमेंट और E का मतलब क्या आएगा, इवेल्युएट। ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स बनाने के लिए, टीचिंग गाइड तैयार करने के लिए,
क्या किया जाता है, मॉडल तैयार किया जाता है। कौन सा, एडी मॉडल, ठीक है। एडी यहाँ लिखा हुआ है, पूरा नाम क्या है इसका, एडी मॉडल है, ठीक है, एक तरह का ये मॉडल है। क्या काम करता है ये, लर्निंग मटेरियल्स तैयार करने में मदद करता है, ठीक। तो क्या होता है एडी मॉडल, एडी मॉडल होता है एनालाइज करना कि क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, किसे हम पढ़ाने जा रहे हैं, और हम क्यों पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले खोजबीन करनी, एनालाइज करना, विश्लेषण करना कि कौन से बच्चों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ। ये तीनों चीजें आपने जहन में रखनी है। क्यों पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आपके ऑब्जेक्टिव बन पाएंगे लेसन के। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरा लेसन उसी से बनेगा, क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, किसे पढ़ाने जा रहा हूँ, उतनी ज्यादा नॉलेज उसमें दे पाओगे। आईटीआई के स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हो तो बेसिक चीज से आप उसमें ऐड करना शुरू करोगे, बेसिक बेसिक एग्जांपल दोगे। अगर मान लो बीटेक वालों को पढ़ाने जा रहे हो तो बीटेक वालों को पहले से उनको चीजें पता है, उसके आगे की चीजें जो पहले पढ़ा हुआ है उसके एग्जांपल आप दोगे कि आपने बीटेक में ये पढ़ा था। तो ऐसे ऐसे आपने एनालाइज करना है, बच्चों को एनालाइज करना है, लेसन को एनालाइज करना है, ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करना है। सेकंड, डिजाइन। अब जब एनालाइज कर लिया ये सब, उसके बाद डिजाइन भी तो करोगे ना। डिजाइन क्या होता है, एक रफ एस्टिमेट हो गया कि ये चीज मैंने बनानी है, ठीक है। एनालाइज में क्या होता है, रफ चीज मैंने बनानी है। एक चीज इसमें ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं, सॉरी, मैं बाद में बताऊंगा ये चीज। एनालाइज कर लिया, उसके बाद डिजाइन किए, रफ आपने एक लेसन प्लान बना लिया, उसको एनालाइज किया, डिजाइन कर लिया, डिजाइन क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव बना लिए, मोटिवेशन बना लिया, लेसन प्लान बना लिया, क्वेश्चन बना लिए, टेस्ट बना लिए, सब कुछ बना लिया, एक रफ डिजाइन बना लिया। उसके बाद उसको डेवलप करना है। डेवलप कैसे करना है, जो रफ आपने एक लेसन प्लान बनाया है, जो रफ एक एस्टिमेट्स आपने लगाया, उसको पक्का करना है कि कौन कौन सी चीजें सही हैं वो ऐड कर लो पूरे एक नए जो फ्रेश लेसन प्लान बना रहे हो, और जो जो चीजें सही नहीं है उनको आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। क्या करोगे आप, एनालाइज कर लिया, उसके बाद उसको डिजाइन किया, एनालाइज कर करके डिजाइन कर लिया, रफ सा एस्टिमेट लगा लिया, उसके बाद उसको डेवलप किया, एक पक्का लेसन प्लान बना लिया, ठीक है। ये तो होगी प्लानिंग। यहां तक हम क्या कर रहे थे, अपने घर बैठे, अपने क्लासरूम में बैठे, अपने रूम में बैठे तैयारी कर रहे थे पढ़ाने की। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रैक्टिकल ग्राउंड बेसिस पे आए। ग्राउंड कौन सा, हमारा ग्राउंड है आईटीआई की क्लास, जहां हमें कोई लेसन लेना है। एनएसटीआई का वो प्रैक्टिकल हॉल जहां हम पीओटी का लेसन पढ़ाना है, ठीक है, पीओटी की क्लास लेनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने। वो इम्प्लीमेंट क्या करना है आपने, इंप्लीमेंट आपने लेसन प्लान को करना है। लेसन प्लान में जो रिव्यू है पहले उसको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना, ठीक है, कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरा रोल नंबर है। और या फिर आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इस तरह से आपको बच्चों को बोलना है, ठीक है। ये जो भी नॉर्मल चीज हम बोलते हैं। उसके बाद हम कहेंगे चलो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, क्लास शुरू की। उसके बाद क्या किया, उसके बाद लेसन प्लान को इम्प्लीमेंट शुरू किया। रिव्यू किया पिछले लेसन का कि क्या लेसन मैंने पिछली बार पढ़ाया था, पिछली क्लास में पढ़ाया था, या फिर जो कल पढ़ाया था, या फिर जो आज सुबह ही पढ़ाया था, उसको इंप्लीमेंट करोगे। रिव्यू कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, मोटिवेट करोगे। रिव्यू तो पिछले सेशन का हो गया ना, और रिव्यू में एक दो क्वेश्चन भी पूछ लो बच्चों से कि भैया पिछली क्लास में ये पढ़ाया था, याद है क्या, याद है तो ये इसका आंसर बताओ, ठीक। उसके बाद मोटिवेशन, जो करंट लेसन है उसका मोटिवेशन जो तैयार किया था, याद रखिए, जो डेवलपमेंट के अंदर हमने तैयार किया था, एनालाइज करके डिजाइन किया था, जो मोटिवेशन हमने बनाया उसको इंप्लीमेंट करना है क्लास के अंदर। जैसा हमने सोचा था वैसा ही इंप्लीमेंट, मतलब जैसे मतलब प्रैक्टिकल चीज पे वो क्या करना, लगा देना, ठीक है, इंप्लीमेंट करना। क्या हुआ कि जैसा हमने तैयार करा वैसा हमने करना है। अगर हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते कोई चीज तो कोई फायदा नहीं है। जैसा हमने चीजें तैयार की, जैसे हम सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही आपने करना है। मोटिवेशन आपने बोल दिया, मोटिवेशन के बाद आप किस पे आए, प्रेजेंटेशन पे आए, क्या शुरू किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर आपने लेसन प्लान के अंदर लिखा हुआ कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, या फिर मैंने यहाँ पे चाक बोर्ड का यूज करना है, यहाँ व्हाइट बोर्ड का यूज करना है, मैंने यहाँ पीपीटी का यूज करना है, तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए ना। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे, डिजाइन करना वेस्ट है, एनालाइज करना वेस्ट है, आपकी पूरी क्लास वेस्ट है। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे जो डिजाइन की चीजों को, कोई फायदा नहीं है आपके लेसन प्लान का। लेसन प्लान का मतलब ही यही है कि जो चीजें आप डिजाइन करके जा रहे हो, पहले से सोच के जा रहे हो किस टाइम पे कौन सी चीज होगी, तभी लेसन प्लान का फायदा है, वरना लेसन प्लान का कोई फायदा नहीं है। बुक में से देख देख के ही पढ़ा दोगे, रट्टे मार मार के पढ़ा दो, कोई फायदा नहीं होगा लेसन प्लान बनाने का, ठीक।
सो इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद इवेल्युएट करना कि जो मैंने इम्प्लीमेंट किया क्या वो सही किया, ठीक है, क्या मैंने पढ़ाया कि वो सही था। जैसे मैं खुद को इवेल्युएट करता हूँ कि पहले जब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट की क्लासेस को, तो उसमें क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह रिकॉर्डिंग करता था, बिल्कुल उठने के बाद उठा नहाया धोया, इवेल्यू क्लास रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। तो सुबह सुबह इतना मूड अच्छा नहीं रहता क्योंकि कुछ खाया पिया होता नहीं, नाश्ता किया नहीं है, सुबह 6 बजे उठे रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, उससे थोड़ी सुस्ती सी आ जाती है ना शरीर में, इतना जोर से बोला नहीं जाता। तो खुद को इवेल्युएट किया कि मेरी क्लास सही नहीं थी, मुझे क्या सुधारने की जरूरत है, मुझे अपना जो बोलने का तरीका है वो सुधारने की जरूरत है, जो टाइमिंग है वो सुधारने की जरूरत है। उसके बाद क्या हुआ, पहले रात को जो पहले पीपीटी बना लेता वो पीपीटी अब नहीं बना रहा, रात को कोई और काम कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा कोई काम कर लिया। सुबह सुबह उठा 6 बजे, पीपीटी बनाई, चाय नाश्ता किया, नहा धो लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब ऑफिस निकलने का टाइम हो गया, उससे 1 घंटे पहले रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, क्लास लेना शुरू किया। तब क्या हुआ कि जो एनर्जी होती है शरीर में वो वापस आ जाते हैं ना, धीरे धीरे नहा धोने के बाद, खाने में कुछ खाओगे, पेट में कुछ जाएगा तभी तो एनर्जी आएगी ना शरीर में, भूखे पेट तो भक्ति नहीं होती ना। तो वही बात। तो इस तरह आपने इवेल्युएट करना है कि क्या जो मैंने पढ़ाया वो सही था, क्या जो मेरे पढ़ाने का तरीका था वो सही था। तो ये सब चीज, तो यही है आईडी मॉडल। क्या करना, पहले एनालाइज करना, किसको, स्टूडेंट को, ऑब्जेक्टिव्स को, लर्निंग आउटकम्स को, सबको एनालाइज करना, क्या पढ़ाने जा रहे हैं सबको एनालाइज करना, उसके हिसाब से एक रफ लेसन प्लान बनाना, उसको डेवलप करना, जो कच्चा लेसन प्लान बनाया उसको पक्का करना, ठीक है, कुछ ऐड करने वाले तो ऐड करो, रिमूव करने वाले तो रिमूव करो। उसके बाद इंप्लीमेंट करो क्लास के अंदर, जो जो डिजाइन किया है, जो जो बनाया है उसके हिसाब से पढ़ाओ। देन उसके बाद इवेल्युएट करना शुरू करो खुद को, बच्चों को नहीं, बच्चों को तो आप क्लास में वैसे ही करोगे। इवेल्युएट खुद को करना है कि जो मैंने पढ़ाया वो सही था या नहीं। सो आई होप आपको समझ आएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया आईडी मॉडल, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और एक अलग क्लास में भी जरूर मैं आपको बताऊंगा कि आईडी मॉडल क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए इन द एक्रोनिम VAK एज अप्लाई टू लर्निंग स्टाइल्स। देखिए लर्निंग स्टाइल्स की बात की जा रही है, एक VAK लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, उसके अंदर ए का क्या मतलब होता है, ठीक है। अधिगम शैलियों के लिए लागू VAK में ए क्या है, आपसे पूछा जा रहा है VAK, इसकी फुल फॉर्म जो होती है उसमें से ए का क्या मतलब है, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में अगर कहूं तो मैं, ए का यहाँ VAK में ए का क्या मतलब है वही आपने बताना है। उसका मतलब है एनालाइज, ऑब्जर्व, ऑडिटरी या अलाइन। क्या क्या ऑप्शन है, एनालाइज, ऑब्जर्व, ऑडिटरी या अलाइन। तो 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ओके, तो देखिए जो इसका क्या राइट आंसर आएगा, जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑडिटरी। ऑडिटरी क्या होता है, उससे पहले हम जानते हैं VAK क्या होता है। VAK जानने से पहले हम जानते हैं लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। लर्निंग स्टाइल्स क्या होता है कि इंसान किन किन तरीकों से, किन किन स्टाइल से सीखता है, ठीक है। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, देखने से, सुनने से या प्रैक्टिकल वर्क करने से, ठीक है। देखने से, सुनने से या प्रैक्टिकल वर्क करने से इंसान कोई सीखता है। जैसे बच्चे हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपके घर में कोई 7-8 महीने का, 9 महीने का बच्चा होगा ना, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत तेज होते हैं, 8 महीने का भी सीखना शुरू कर देते हैं बच्चे, हालांकि सीखते शुरू से ही हैं, लेकिन आपकी मिमिक्री करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं 6 महीने 7 महीने में। अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा है या फिर पड़ोसियों में, उसको ऑब्जर्व कीजिए आप, और क्या करें, जैसे जैसे आप कोई हरकत कर रहे हो, जैसे आप कैसे खाना खा रहे हो तो वैसे वो खाना शुरू करेगा, ठीक है। कैसे आप बोलते हो क्या, वैसे वो बोलना शुरू करेगा, मतलब अभी बोलेगा तो नहीं, 8-9 महीने का बच्चा, लेकिन वो 2-3 साल में करेगा। उसके बाद कैसे आप चलते हो, ठीक है, कैसे सोते हो, कैसे बैठते हो, या फिर आप कोई भी काम करते हो तो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको देख देख के क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हियर टू लर्न, VAK में वी का क्या मतलब होता है, विजुअल, यानी कि कोई चीज देख के सीखना। ए का मतलब ऑडिटरी, मतलब सुन के सीखना, ठीक है। काफी ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो चीजें सीख ही नहीं पाएंगे, वो सुन सुन के भी तो चीजें सीख सकते हैं ना,
ठीक। तो अगर मान लो क्या करते हैं, कोई चीजें देख के सीखते हैं, कोई चीजें हम सुन के सीखते हैं। जैसे मान लो कुछ गाने आप सुन रहे हो, तो आप देखते हो ना सिंगर्स वगैरह होते हैं काफी, वो क्या करते हैं धुन को सुनते हैं फिर उनसे थोड़ा सीखते हैं, तो वैसे तो कोई चीजें आप देख के सीखते हो, कोई आप सुन के सीखते हो, और जो लास्ट है वो है काइस्थेटिक, मूव एंड डू टू लर्न। यानी कि जो चीज आप हाथ से करते हो ना, प्रैक्टिकल वर्क करते हो, वो उससे भी सीखते हो। कोई सीख रहा है अपने देखने से सीख रहा है कोई चीज क्या कर रहा है, सुनने से सीख रहा है, कोई अपने प्रैक्टिकल हाथ से कोई वर्क करने से सीख रहा है। तो यही होता है लर्निंग स्टाइल, VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइस्थेटिक। ठीक। विजुअल, ऑडिटरी और काइस्थेटिक लर्निंग स्टाइल होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के। कोई देखने से सीखता है, कोई सुनने से सीखता है, और कोई प्रैक्टिकल वर्क अपने हाथ से वो काम करके सीखता है। सो यही होते हैं VA के लर्निंग स्टाइल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द थ्री कैटेगरी ऑफ लर्निंग आर नॉलेज, स्किल एंड डैश। तीन कैटेगरी होती है, तीन श्रेणियां होती है सीखने की। कौन कौन सी होती है? नॉलेज, स्किल और डैश, ज्ञान, कौशल और डैश। क्या क्या इसका आंसर आएगा, क्या क्या नहीं, क्या आंसर आएगा, इन चारों में से क्या आंसर आएगा वो आपने बताना है। ऑप्शंस आपके पास मोटिवेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। प्रेरणा, व्यवहार, मनोवृत्ति या योग्यता। क्या इसका राइट आंसर आएगा? लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? इसका राइट आंसर आएगा नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। सीखने की कौन कौन सी कैटेगरी होती है? नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड आपकी होती है। ठीक। जैसे आप वोकेशनल एजुकेशन में जाते हो, IITs के अंदर जाते हो, CTIs के अंदर जाते हो, तो वहां आपको क्या सिखाया जाता है? आपका जो नॉलेज है वो आपको दी जाती है, स्किल आपको सिखाई जाती है, और साथ ही जो आपका एटीट्यूड है वो आपका बनाया जाता है, कैसे? क्राफ्टमैन जैसा। जैसे मैंने आपको बताया ना, IITs के अंदर क्या क्या करते हैं, सबसे पहले नॉलेज देंगे किसी स्किल की, उसके बाद उसको स्किल दे दी, पहले नॉलेज दे दी, लेसन प्लान पढ़ा दिया, डेमोन्स्ट्रेशन करके क्या कर दिया, स्किल प्रदान कर दी, जैसे आप हाथों से कर सको। उसके साथ साथ कैसे आपने प्रोफेशनली बिहेव करना है जॉब के अंदर, वो आपको सिखाया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखाई जाती है कि एक एम्प्लॉयर कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए एक एम्प्लॉयर के अंदर। ठीक है। वर्कशॉप में आपने कैसे बिहेव करना है। ठीक है। 9 to 5 आपकी टाइमिंग होती है, 8 घंटे आपको वर्क करना होता है, खाना आपने आधे घंटे में कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो यही सब होते हैं तीन कैटेगरी लर्निंग की। कौन कौन सी? नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि अगर मान लो, एक चीज एग्जांपल में देना चाहूंगा, आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक एम्प्लॉय है बैंक का, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, कैशियर है, सबको बहुत जल्दी जल्दी पैसे निकाल दे देता है। लाख रुपए उसके महीने के आ रहे हैं, सॉरी महीने के नहीं, सॉरी, एक दिन के लाख रुपए का लेन देन हो रहा है। कोई उसको 1 लाख रुपए जमा करवा के जा रहा है। अब उस काम तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, बाकी सबसे बहुत जल्दी जल्दी वो काम कर रहा है, स्किल उसके पास है, नॉलेज है कैसे काम करते हैं, लेकिन उसका प्रोफेशनल वर्क जो है ना वो ऐसा नहीं है। एटीट्यूड कैसा है उसका? एटीट्यूड चोरों जैसा है। वो क्या करे, जो 1 लाख रुपए आ रहे हैं ना, उसमें से 10,000 अपनी जेब में रख रहा है। एटीट्यूड कैसा हुआ? बिल्कुल खराब हुआ, ये तो चोरों वाले काम हो गए ना। तो ये सब चीज, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, तीनों चीजें होनी चाहिए। नॉलेज और स्किल तो है ही जरूरी, ठीक है, उनके बिना तो आप काम नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप एक अच्छे एम्प्लॉयर हो। किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो, किसी फैक्ट्री में जा रहे हो, तो वैसे ही आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है। काफी जो डिग्निटी हो, मैंने एक बात कही थी पिछले सेशन में कि इंस्ट्रक्टर को अपनी डिग्निटी बना के रखनी चाहिए। ठीक है। तो वैसे ही अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपकी डिग्निटी भी ना एक एम्प्लॉय जैसी होनी चाहिए, कि मैं एम्प्लॉय हूं तो मैं एम्प्लॉय वाला काम करूंगा। ठीक। और वैसे ही मेरी हरकतें भी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं वोकेशनल एजुकेशन के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a role play is a type of teaching delivery activity under the category of dash। एक रोल प्ले टीचिंग डिलीवरी एक्टिविटी होती है। ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? ऑप्शंस आपके पास सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिस या फिर लेक्चर। कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास?
सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिस या लेक्चर कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? कौन सी? रोल प्ले, टीचिंग, डिलीवरी। 10 सेकेंड है आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, क्या इसका आंसर आएगा? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? वो आएगा सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? संवांग। संवांग देखते हो ना आप, रोल प्ले से ही आप समझ गए होंगे कि किसी का रोल प्ले करना। ठीक है, क्लास में क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए ना रोल प्ले करवाए जाते हैं। जैसे मान लो आईटीआई के अंदर, एम्प्लॉयबिलिटी क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि जब आपको बताया जाता है कि कैसे आपने इंटरव्यू वगैरह देना है, तो उसमें क्या किया जाएगा, एक खुद एक इंटरव्यूअर बन जाएगा, बॉस बन जाएगा, और दूसरा जो स्टूडेंट है वो क्या बन जाएगा, एक कैंडिडेट बन जाएगा जो जॉब लेने जा रहा है। तो इस तरह से रोल प्ले करके आप चीजों को सीख सकते हो। ठीक है, रोल प्ले क्या होता है, जैसे कि कोई भी ड्रामा हो रहा था स्कूल के अंदर, उसके अंदर कोई अब देखते हैं ना, मतलब कोई प्रिंस बन रहा है, कोई प्रिंसेस बन रहा है, कोई पेड़ बन रहा है, छोटे छोटे बच्चे का रोल प्ले होता है ना, ऐसे। इस तरह से रोल प्ले मतलब किसी दूसरे की नकल करना। ठीक है, किसी दूसरे की अदा निभाना, रोल निभाना, ही रोल प्ले होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो कॉलेज में इसका कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी क्लास में जैसे करते हैं ना, कि कैसे आपने इंटरव्यू देना है, कैसे आपने आना है, कैसे बॉस के आंसर, जो इंटरव्यू है उसका आंसर करना है चीजों को। ठीक है, तो ये सब चीज रोल प्ले के अंदर आती है। सिमुलेशन इसकी कैटेगरी होती है। सिमुलेशन का होता है जो रियल होता है ना, रियल चीजें आपको प्रोवाइड किया जाए, मैंने पहले ही बताया था। तो वही सब चीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। शीला हैज ए न्यू आइडिया फॉर हर साइंस फेयर, विच इज द बेस्ट मेथड टू यूज टू शो हर आइडिया टू हर क्लास में? एक शीला है, शीला है, अर्चना है, बबीता है, कोई भी एक लड़की है, नाम कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शीला है, उसके पास एक नया आइडिया उसके साइंस फेयर के लिए। साइंस मेला लगने वाला है, ठीक है, स्कूल के अंदर लगता होता है ना, तो साइंस फेयर लगने वाला है, उसके लिए एक नया आइडिया है शीला के पास। विच इज द बेस्ट मेथड टू यूज टू शो हर आइडिया टू हर क्लास में? अब वो क्या करना चाहते हैं, उसके क्लासमेट को दिखाना चाहती है कि जो मेरे पास आइडिया है वो क्या है। ठीक, कैसे काम करती है वो चीज, वो दिखाना चाहती है। तो ऑप्शंस आपके पास, कौन सा आइडिया सबसे बेटर रहेगा, कौन से कैसे वो ऐसे दिखाए अपने क्लासमेट को कि वो अच्छे से समझ पाए कि उसका आइडिया क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। ऑप्शन है पोस्टर, वर्किंग मॉडल, ई लर्निंग या डेमोन्स्ट्रेशन। क्या वो पोस्टर छपवाएगी उसके कि ऐसे ऐसी ये चीज है, या उसका एक वर्किंग मॉडल तैयार करेगी कि जो काम करता हो, ऐसा पूरा एक मॉडल तैयार कर दिया जो मेरे पास आइडिया है उसका ये मॉडल है, या फिर ई लर्निंग का सहारा लेगी, या फिर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगी कि देखो भैया ये चीज है। तो ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या इसका आंसर आएगा? ओके, देखिए क्या इसका आंसर आएगा, वो आएगा वर्किंग मॉडल। शीला के पास, बबीता के पास, सोनिया के पास, मंजू के पास, रीना के पास, कोई भी, ठीक है, कोई क्वेश्चंस के अंदर इनका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे आपने मैथ की बुक्स में देखा होगा ना, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई नाम से कोई मतलब नहीं बनता हमें। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है आपके एग्जाम में चेंज करके आ जाए। कोई भी एक गर्ल है, कोई भी एक बॉय है, उसके पास एक नया आइडिया साइंस फेयर के लिए, उसको शो करना है क्लासमेट के लिए, तो वो कैसे शो करेगी? तो वो एक वर्किंग मॉडल तैयार करेगी और जिसे अपने क्लासमेट को दिखा देगी ये मेरा आइडिया है। जैसा आप देख पा रहे हो ना, ऊपर एक बोतल का काट के लगाई हुई है, ठीक है, नीचे किडनी वगैरह बनाई हुई है। तो ये सब चीज एक वर्किंग मॉडल तैयार कर दिया कि मेरा आइडिया ये था, आप देख लीजिए, अपने क्लासमेट को दिखा दिए। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी देख के समझ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको ना, ये क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं होंगे, ये ऐसे वर्ड्स भी नहीं होंगे, लेकिन आपको ये चीजें समझनी होंगी। थ्योरी से आपको चीजें समझनी होगी, अब जो बेसिक नॉलेज होती है इंसान की उससे समझनी होगी कि क्या इसका आंसर आएगा। पीओटी में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तभी बच्चे ज्यादा फेल होते थे। ठीक है, और पिछले साल बेहद अच्छा रिजल्ट रहा था सभी एनएसटीआई का, क्योंकि क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन। ठीक है, हिंदी में सबको क्लासेस की जो मिल रही थी, तो इसलिए पीओटी में सबसे बढ़िया रिजल्ट रहा था सभी का। सबसे बेकार रिजल्ट था वर्कशॉप कैलकुलेशन का, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा टाइम आने पे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज बेस्ट टू अवॉइड। एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के लिए कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शंस है रोंग अजम्पशंस एंड कल्चरल बैरियर्स, गलत धारणाएं और सांस्कृतिक बाधाएं, थिंकिंग अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अनुभव के बारे में सोचते रहना, उसके बाद प्लानिंग यानी कि योजना, या फिर अवॉइडिंग रिस्पॉन्डिंग क्विकली, जल्दी से जवाब देने से बचना चाहिए। तो क्या इसका आंसर आएगा? जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में बताइए। ओके, तो देखिए क्या इसका राइट आंसर आएगा। इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट वाला, रोंग अजम्पशंस एंड कल्चरल बैरियर्स, गलत धारणाएं और सांस्कृतिक बाधाएं। क्वेश्चन को समझिए, टू हैव अफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज बेस्ट टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन होने के लिए? रोंग अजम्पशन एंड कल्चरल बैरियर्स, गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए और सांस्कृतिक बाधाओं को अवॉइड करना चाहिए। जैसे इस फोटो से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और क्यों इसका राइट आंसर आएगा। ये देखिए, अगर मान लो इंटरनेशनल अराइवल है, ठीक है, एक देश है इंडिया, ठीक, उसके अंदर चाइना से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, अलग अलग जगह से कोई लोग आ रहे हैं मीटिंग के लिए। अब सबकी अपनी अपनी कल्चरल्स है, ठीक है, सबकी अपनी संस्कृति है। कोई हाथ मिलाता है, कोई गले मिलता है, या फिर कोई चिक्स पे किस करता है, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो ना। तो ये सब होता है, अपने अपने कल्चर है, सब अपनी अपनी तरह से उनको क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। इंडिया के अंदर नमस्ते करते हैं, ठीक है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में हाथ हैंडशेक करते होंगे, या फिर न्यूजीलैंड में चिक्स पे किस करते होंगे। तो इस तरह से चीजें, तो ये होते हैं कल्चरल बैरियर्स। अब ऐसे आपने जंक्शन नहीं बनाने हैं पहले ही कि हाँ भैया, जो मेरा फ्रेंड आ रहा है चाइना से, वो आके मेरे से नमस्ते बोलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या फिर आपने ये नहीं सोचना ऑस्ट्रेलिया से जो आ रहा है तो हाथ मिलाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने पहले ही देख लेना है इन चीजों को कि भैया ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या संस्कृति है, उनको वैसे ही थोड़ा वेलकम करना, या फिर सिंपल उनको वेलकम कह सकते हो। तो ये सब चीजें से आपने बचना है। कहने का मतलब क्या है, आप इंडिया में ही देख लीजिए, आपको इंटरनेशनल जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में क्या है, तमिलनाडु में आप जाओगे तो वो बोलेंगे वणाकम वगैरह, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाओगे, पंजाब के साथ तो सत श्री अकाल बोलते हैं वो, हरियाणा में तो कुछ और ही बोलते हैं बिल्कुल, ठीक है, और नमस्ते वगैरह बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। तो ये सब चीज, ठीक है, सबके अपने अपने स्टेट के अलग अलग चीजें हैं जो इस तरह से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर आप तमिलनाडु में जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि नमस्ते कैसे बोलना है, ठीक है, उनको वणकम बोलना है, हाथ मिलाना है, पैर छूने क्या करना है, ये सब चीजें आपको पहले ही पता होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ए जॉब शीट शुड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट। एक जॉब शीट के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए? ऑप्शंस है टाइम टेकन टू परफॉर्म द जॉब, इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल नीड टू परफॉर्म द जॉब, या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या क्या है? कोई काम करने के लिए कितना समय लग रहा है, और काम को करने के लिए कौन कौन के जो मटेरियल्स है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, और कौन कौन से निर्देश होते हैं वो उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यही आपने बताना है। सॉरी। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा बोथ ऑफ दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि जॉब शीट के अंदर टाइम भी लिखा रहता है कि कितना टाइम लगा है किसी जॉब को करने के लिए, ठीक है, कितना टाइम लगा एक जॉब को करने के लिए, और साथ ही साथ कौन कौन से मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखिए, ये सब तो इंफॉर्मेशन शीट में भी रहता है, ऑपरेशन शीट में भी रहता है, और जॉब शीट में भी रहता है कि भैया कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से मटेरियल होने चाहिए, कितने मटेरियल होने चाहिए, और कितना टाइम एक जो लेसन प्लान पढ़ाने के लिए या जॉब करने के लिए, डेमो करने के लिए कितना टाइम जरूरी है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो जॉब शीट में भी रहती है। तो इसका बोथ ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सपेरिमेंट शीट इज यूज टू। एक एक्सपेरिमेंट शीट का यूज किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य क्या है, इसके लिए यूज किया जाता है। या फिर इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, ठीक है।
यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन कौन से निर्देश है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, वो सब चीज इसलिए एक्सपेरिमेंट शीट यूज करती है, या बोथ ऑफ दिस। क्या इसका राइट आंसर आएगा या फिर इनमें चारों में से कोई नहीं आएगा, वो मुझे आप बताइए, क्या इसका राइट आंसर आएगा। ओके, तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोथ ऑफ दिस इज द राइट आंसर। एक्सपेरिमेंट शीट को किस लिए यूज किया जाता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, और या फिर जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रयोग करने के निर्देश कौन कौन से, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट शीट यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट शीट की बात की जा रही है, याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंट शीट के अंदर निर्देश भी रहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये करना है, पहले ये करना है, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है, और साथ साथ अगर हम कोई मान लो कोई चीज कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज आपकी एक्सपेरिमेंट शीट में रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये। इन विच ऑफ द सिचुएशन वुड यू आस्क स्टूडेंट टू यूज ए डेली डायरी? अब किन परिस्थितियों के अंदर आप एक स्टूडेंट को कहोगे कि आप डेली डायरी यूज करो? किसके लिए कहोगे, किस सिचुएशन में कहोगे? डे टू डे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी, कि जो हम डेली थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, उसको नोट करने के लिए, या फिर जो आप यूनिट टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स आ रहे हैं वो लिखने के लिए, या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या समरी ऑफ बुक, की जो बुक की समरी है उसको लिखने के लिए? तो इसमें से क्या एक राइट आंसर आएगा? आप नर्सरी क्लास से डेली डेली डायरी क्या करते आ रहे हो, यूज करते आ रहे हो, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किस लिए हम यूज करते हैं, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। डे टू डे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, हम डेली क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कौन कौन से लेसन पढ़ लिए हमने, किस तारीख को हमने कौन सा लेसन पढ़ा था, क्या उसका होमवर्क था, प्रैक्टिकल वर्क कौन सा किया हमने, तो ये सब चीज बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। डे टू डे प्रैक्टिकल थ्योरी एक्टिविटीज के लिए हम डेली डायरी यूज करते हैं। सो यही थे क्वेश्चन। आई थिंक क्लास ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुकी है, 45 to 46 मिनट की, है ना। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पीडीएफ साथ ही साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहते हैं, ठीक है, डेली के डेली आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए भी है, और बहुत जल्दी मैं सिविल टेक्नोलॉजी या कॉस्मेटोलॉजी के लिए भी लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि तैयार हो रहे हैं, अभी वो तैयार हुए नहीं है, तो डेली आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप जो मेरा नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ शेयर किया कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो अगर कोई साउथ इंडिया से है और रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहता है, इच्छुक है, आईटीआई पास आउट है, या फिर वो फ्रेशर भी है, अगर आप साउथ इंडिया से हैं, ठीक है, और आपका कोई भाई बहन है जिसने 10th पास की हुई है, +2 पास की हुई है ना, तो उसके लिए भी अप्रेंटिसशिप है रेलवे में, 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी फ्रेशर के लिए, और जो आईटीआई पास आउट है उनके लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप होने वाली है। तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, क्या कौन कौन सी ट्रेड के लिए है, और साथ ही साथ कौन कौन सी कितना आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, कौन कौन सी स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सब चीज आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल के सेशन में, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।